Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Kiran Gochar and I am here to help you master BSc Zoology honor course in a simple and effective way. Right, on this channel I will cover the complete syllabus of the zoology. We will go each and every concept and we will also go through the some previous year questions, and I will also give you some exam tips over here which will definitely help you to get good marks, right? So whether you are preparing for a college exams or you are aiming for a competitive exams like CSIR net is there, UGC net is there, or various MSc entrance examinations are there. So again, I'm seeing this channel is for you guys then. Okay, so do subscribe to the channel and start your zoology journey with me. Okay. So without wasting any time, let's start our first lecture. As you can see on the screen, our first lecture is regarding the phylum Porifera. So in the first lecture, what we are going to study? In the first lecture, we are going to study the phylum Porifera classification. Okay. Phylum Porifera journal characteristics and difference between filter फीडिंग एंड कैनाल सिस्टम, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइलम पॉरीफेरा की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। फाइलम पॉरीफेरा में जो फिल्टर फीडिंग है और कैनाल सिस्टम है, उन दोनों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है उसको पढ़ेंगे। कैनाल सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फाइलम पॉरीफेरा का। इससे आपके एग्जाम में जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप एंटर करोगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें आपका आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है? तो कैनाल सिस्टम समझ में आ जाता है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन फिल्टर फीडिंग और कैनाल सिस्टम में डिफरेंस का पूछ लिया जाए तो वो नहीं समझ आता है, ठीक है? तो उसको समझने के लिए यहाँ पे मैम आपके साथ है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फाइलम पॉरीफेरा से। फाइलम पॉरीफेरा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है? तो ये जो फाइलम होता है बच्चों, ये फाइलम सब किंगडम पैराजोआ को बिलोंग करता है और इन्हें कॉमनली स्पॉन्जेस बोला गया है, ठीक है? स्पॉन्जेस बोलने का रीजन होता है बच्चों, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है, आपने स्पॉन्ज तो सब लोगों ने देखा ही है, स्पॉन्ज पे कैसे होते हैं, छोटे 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 पोर्स स्पॉन्ज के ऊपर होते हैं, ठीक है? तो इनकी बॉडी होती है, इनकी बॉडी कैसी होती है, पॉरीफेरस होती है, स्पॉन्ज की तरह होती है। तो इसलिए इन्हें कॉमनली स्पॉन्जेस बोला गया है। वाई? बिकॉज ऑफ द पॉरीफेरस बॉडी दे आर नोन एज स्पॉन्जेस, ठीक है? पता होना चाहिए। उसके बाद एक बेसिक सी चीज है जो सब लोगों को पता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, एवरीबडी नोज द आंसर, ठीक है, सबको पता है। सब क्या आंसर देने वाले हैं कि मैम सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड इफ आई विल आस्क ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज बनाएंगे। एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर, सॉरी, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, राइट? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सबको पता होता है, ठीक है? कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, एंड ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर बात करें बच्चों पॉरीफेरा के कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स शो किए हैं। साथ में मैंने यहाँ पे आपको पॉरीफेरल स्टेटस बताया है कि पॉरीफेरा में वो एब्सेंट है, प्रेजेंट है, क्या है, ठीक है? तो अगर हम सबसे पहले समझे बच्चों यहाँ पे, तो देखो सेल स्पेशलाइजेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? क्योंकि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, तो सेल स्पेशलाइजेशन की ही बात करते हैं। सेल स्पेशलाइजेशन आते ही यहाँ पे आ जाता है प्रेजेंट, ठीक है? स्पेशलाइजेशन वर्ड समझ में आया सबको? नहीं, नहीं आया तो भी मैं बता रही हूँ। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, सेल प्रेजेंट तो है लेकिन सेल एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है, तो उसको हम बोल देते हैं सेल स्पेशलाइजेशन। तो इसका मतलब पॉरीफेरा के अंदर सेल स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है यहाँ पे वो ये है बच्चों, सेल स्पेशलाइजेशन तो है लेकिन सेल्स कैसे होते हैं बच्चों, लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसका मतलब सेल लूजली ऑर्गेनाइज्ड है,
तो एक कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर ही है कि सेल्स ग्रुप होकर टिश्यूज बनाते हैं। इसका मतलब सेल्स ग्रुप ही नहीं हो रहे हैं, तो टिश्यूज क्या हो गए बच्चों? एब्सेंट हो गए। और अगर टिश्यूज ही नहीं है तो ऑर्गन्स क्या हो गए? एब्सेंट हो गए। और अगर ऑर्गन्स ही नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम क्या हो गए? एब्सेंट हो गए। सो नो नीड टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है? सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट है सेलुलर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो सेल स्पेशलाइजेशन है, लेकिन सेल लूजली ऑर्गेनाइज्ड है। बस इतना याद रखो, बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। So these are the multicellular organisms without true tissues and organs, right? अब कई बार क्या होता है, हम बोलते रहते हैं टिश्यूज टिश्यूज टिश्यूज, ठीक है? लेकिन पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रू टिश्यू। ट्रू टिश्यू होता क्या है, ठीक है? पता होना चाहिए बच्चों। ट्रू टिश्यू का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मींस दे आर ग्रुप टुगेदर, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब ग्रुप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन दैट इज कॉल्ड एज ट्रू टिश्यू। तो उन्हें ट्रू टिश्यू बोला गया है यहाँ पे, ठीक है? तो ट्रू टिश्यू की डेफिनेशन हो गई है कि व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है? तो ये पूरी डेफिनेशन आपका ट्रू टिश्यू की है, ठीक है? आगे अगर बढ़े बच्चों तो देखिए, मैम ने यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बताया है, ठीक है? इस डायग्राम में मैं आपको टिश्यू की जो डेफिनेशन मैंने बोली उसको मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू एंड देयर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऊपर जो आपको पिलर लाइक सेल्स नजर आ रहे हैं बच्चों, ये जो सेल्स हैं ये है एपिथेलियल सेल्स, ठीक है? और एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एपिकल सरफेस, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एपिकल सरफेस और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेसल सरफेस, ठीक है? सो दिस अपर पार्ट इज द एपिकल सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है? उसके बाद दिस वन इज द बेसल सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स एज आई मेंशन, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें तो नीचे जो है बच्चों वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो ऊपर हो गया एपिथेलियल टिश्यू, नीचे हो गया कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो टिश्यूज हैं, ठीक है, ये किससे सेपरेटेड है? ये सेपरेटेड है आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ठीक है? सो दीज आर सेपरेटेड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी बच्चों टू पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है बेसल लेमिना और एक होता है रेटिकुलर लेमिना, ठीक है? सो देयर आर टू पार्ट्स, बेसल लेमिना एंड द रेटिकुलर लेमिना, राइट? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्जेस डू नॉट हैव सच ऑर्गेनाइज टिश्यूज। तो स्पॉन्जेस के अंदर इस तरह के ऑर्गेनाइज टिश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है? इनमें लूजली अरेंज सेल्स होते हैं। और ये जो लूजली अरेंज्ड सेल्स होते हैं बच्चों, ये एक जेलिटिनियस मास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उस मास को बोला गया है यहाँ पे मीजोहाइल, ठीक है? तो एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो गया बच्चों, यहाँ पे न्यू टर्म क्या इंट्रोड्यूस हुआ? मीजोहाइल, ठीक है? समझते हैं क्या है। हर चीज अगर हम डायग्रामेटिकली चीजों को समझते हैं ना बच्चों, तो बहुत हमें क्या होता है हमारी मेमोरी में, जब हम एक होता है हम बिल्कुल पढ़कर याद करते हैं, ठीक है? और एक होता है हम डायग्राम डायग्राम के थ्रू किसी चीज को लर्न करते हैं। तो वो है ना, हमें बहुत ज्यादा याद रहती है, हमें काफी लॉन्ग टर्म मेमोरी उसकी हमारे माइंड में फॉर्म होती है, ठीक है? तो इसलिए मैम यहाँ पे आपको ट्राई करेगी कि जो भी आपको समझा रही है उसका एक ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई डायग्राम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दे, ठीक है? ताकि आपको अगर टेक्स्ट याद ना भी रहे तो एक डायग्राम आपके सामने, एक इमेज आपके सामने क्लियर हो कि हाँ ऐसी ऐसी कोई इमेज तो आई थी, ठीक है? तो बच्चों, चलो कमिंग बैक टू टॉपिक। तो यहाँ पे क्या है कि एक जेलेटिनियस मैट्रिक्स है मीजोहाइल। इस मीजोहाइल के अंदर जो सेल्स हैं वो बिखरे हुए पड़े हैं, लूजली ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये मीजोहाइल हो गया। मीजोहाइल में ये सेल्स हो गए बच्चे, कॉलिनोसाइट्स हो गया, पिनेकोसाइट्स हो गया, आर्क्योसाइट्स हो गए, कोइनोसाइट्स कोलर सेल्स हो गए, और कुछ स्केलेटल स्केलेटन भी यहाँ पे है जो कि है स्पिक्यूल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है?
हर एक सेल की फंक्शन को आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। सॉरी। हम्म। ओके, देखो बच्चों, their cells can change function and move around. A property is called cellular totipotency. Example is arcusites. बच्चों, इनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो सेल्स अपनी फंक्शन को चेंज कर सकता है and can move around, the cell having the property called cellular totipotency. सॉरी, समझो। अगर कोई सेल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी फंक्शन को चेंज कर सकता है, तो ऐसे सेल को बोला जाता है टोटीपोटेंट सेल। उसके पास प्रॉपर्टी होती है सेलुलर टोटीपोटेंसी की। और स्पॉन्जेस के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी होती है कौन से सेल्स में? आर्क्योसाइट्स के अंदर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। जैसे अगर हम समझे कि एक मैं अगर आपके सामने हूँ, तो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आई एम बिहेविंग एज एन एजुकेटर, ठीक है। बट मुझे कुकिंग भी आती है, मैं खाना भी बना लेती हूँ, तो मैं एज अ शेफ की तरह भी बिहेव कर सकती हूँ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। और मुझे डांसिंग भी आती है, तो मैं एज अ डांसर भी बिहेव कर सकती हूँ, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी आर्क्योसाइट्स के पास में है, ठीक है। कि अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ और हुई, कोई और सेल्स की रिक्वायरमेंट बॉडी को हो रही है, तो ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे उस सेल्स के अंदर, मतलब उस सेल्स की फंक्शंस को परफॉर्म करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉटिपोटेंट सेल्स होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेल्स हो गए तो स्पॉन्जेस की बॉडी में, राइट। So, moving forward, arcuecytes are very important to the functioning of a sponge. Obviously, होंगे. These cells are totipotent, right? Which means that they can change into cells, into all of the other types of sponge cells. ठीक है? Arcuecytes ingest and digest food caught by the choanocytes, collar cells, and transport nutrient to other cells of the sponge. तो आर्क्योसाइट्स की एक फंक्शन इन्होंने यहाँ पे क्लियर हो गई बच्चों, कि इनका काम होता है कि जो भी फूड है उसको इंजेस्ट करना, फूड का डाइजेशन करना, इनकी फंक्शन है, ठीक है। और जो फूड को कॉट करने का काम होता है, फूड को वाटर में से फूड को सेपरेट आउट करने का काम होता है, वो होता है कॉइनोसाइट्स, कोलर सेल्स का, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू अदर सेल्स ऑफ द स्पॉन्ज, और ये आर्क्योसाइट का ही काम है कि इंजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और न्यूट्रिएंट्स को बाकी सारे स्पॉन्ज सेल्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। कुछ स्पॉन्जेस के अंदर ये आर्क्योसाइट्स जो होते हैं, ये गैमेट्स के अंदर भी डेवलप हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। Organs are made from multiple types of tissues that work together to perform a complex function. जैसे कि हमारी बॉडी में होते हैं ऑर्गन्स, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ठीक है। बट स्पॉन्जेस में ये ऑर्गन्स एंटायरली एब्सेंट होते हैं। तो इनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो इसका मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, स्टार मार्क करेंगे, all the physiological functions like digestion, respiration, excretion, they all occur at the cellular level, ठीक है। they all occur at the individual cell level, ठीक है। तो यहाँ पे सबको सेलुलर लेवल पे काम हो रहा है। यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होते हैं, ठीक है। ओके। एक और बात बच्चों, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा ना पूरे लेक्चर के अंदर, पूरी इस पीडीएफ फॉर्म में आप देख रहे हो जो भी वर्ड फाइल है, तो आप देखोगे कि जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ब्लैक ब्लैक से मार्क्ड होंगे, ठीक है। तो वही आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कई बार आपको पूरे जगह आपको पूरा कंप्लीटली आपको मेमोराइज कर लोगे चीजों को, तो आपको पूरे टेक्स्ट को रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ब्लैक वाले पॉइंट्स को जो है, वो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उनको आप रीड करो, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके। अब बहुत ही प्यारा डायग्राम, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये डायग्राम, ठीक है। तो एक बहुत प्यारा डायग्राम है यहाँ पे, द स्पॉन्ज।
स्पॉन्ज का एक बेसिक बॉडी प्लान बताया है और साथ में इन्होंने स्पेशलाइज सेल टाइप्स जो भी स्पॉन्जेस के अंदर मिलते हैं उनके फंक्शंस को भी बता दिया है। तो काफी अच्छा डायग्राम है कि इस डायग्राम के थ्रू आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है। पहला तो एक बेसिक बॉडी प्लान देख लेते हैं स्पॉन्ज का। भाई स्पॉन्ज इस तरह का होता है। हमने बात कर लिया कि पॉरीफेरस बॉडी होती है, तो वो तो होती ही है, ठीक है। पॉरीफेरस बॉडी होती है तो हम बात कर ही चुके हैं। तो जो पोर्स होते हैं बच्चों छोटे छोटे उनको बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। और ऊपर की तरफ एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसको बोला गया है ऑस्क्यूलम। और अंदर जो कैविटी होती है जिसमें सारा काम हो रहा है कि फूड वाटर में से फूड को सेपरेट आउट किया जा रहा है, तो ये कैविटी होती है स्पॉन्जोसेल, ठीक है। और यहाँ पर जो हम अभी डिस्कस करके आए कि जो सेल्स हमारे पूरे बिखरे पड़े हुए होते हैं एक जेलेटिनियस मास के अंदर, वो मीजोहाइल इधर होता है। अब इसी वाले सेक्शन को जब जूम आउट करके देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरह के आपको ये सेल्स नजर आएंगे। इनको बोलते हैं कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स, ठीक है। और इन पे ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है ये होता है फ्लैजिला, ठीक है। तो ये विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लैजिलर मूवमेंट्स, इन फ्लैजिलर मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, ये फ्लैजिलर मूवमेंट्स की वजह से एक वाटर करंट जनरेट होता है ना। वाटर करंट जनरेट होता है और क्या करते हैं कि जो भी वाटर आ रहा है उस वाटर के साथ में खाना भी अंदर आ रहा है। तो ये फ्लैजिलर मूवमेंट कर रहा है और उस खाने उस वाटर में से खाने को सेपरेट आउट करने का काम कर रहा है, ठीक है। हम सिंपल बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में हमें, क्योंकि समझना है चीजों को, ठीक है। तो क्लियर हो गया। उसके बाद लोफोसाइट्स और कोलेनोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। देखो बच्चों, कोहेनोसाइट सेल्स, आई एम सॉरी अगर मैंने कोलेनोसाइट नहीं तो नहीं बोला ना, मैंने यहाँ पे कोहेनोसाइट्स या कोलर सेल्स है बच्चों, ठीक है। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना कोहेनोसाइट्स में और कोलेनोसाइट्स में। कोलेनो इज रिलेटेड टू कोलेजन, ठीक है। और कोहेनोसाइट इज कॉलर सेल्स, ठीक है। तो लोफोसाइट और कोलेनोसाइट सेल्स है, ये क्या सीक्रेट कर रहे हैं बच्चों, कोलेजन सीक्रेट करने का काम कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं बच्चों पिनेकोसाइट पे। पिनेकोसाइट की अगर बात करें बच्चों, तो पिनेकोसाइट क्या कर रहा है, ये आउटर कवरिंग को फॉर्म कर रहा है स्पॉन्ज की। देख रहे हो ये बाहर की तरफ आउटर कवरिंग को फॉर्म कर रहा है। और इसका एक और काम है कि जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं ये उनको भी फेगोसाइटोइज कर लेता है, फेगोसाइटाइज कर लेगा लार्ज फूड पार्टिकल्स को, ठीक है। फिर ये आपका oocyte एग सेल हो गया स्पॉन्ज के अंदर। और फिर ये हो गया बच्चों पोरोसाइट। पोरोसाइट क्या करता है कि जो आपके ऑस्टियाज होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स है, मान लीजिए ये छोटा छोटा पोर्स है, तो इन पोर्स की लाइनिंग्स को कौन लाइन कर रहा है यहाँ पे कौन से सेल्स लाइन कर रहे हैं, ये हो गए आपके बच्चों पोरोसाइट सेल्स, ठीक है। तो ये पोरोसाइट सेल्स क्या करते हैं, वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं थ्रू द ऑस्टिया। तो ऑस्टिया के थ्रू जो वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने का काम पोरोसाइट्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अमीबोसाइट। अमीबोसाइट का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करना टू द सेल्स एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप्स, ठीक है। और अदर सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट करना। तो ये एक तरीके का टाइप ऑफ आर्क्योसाइट्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वही है आर्क्योसाइट जो काम करता था कि न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करना, है ना। और अदर सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी, यानी कि टोटिपोटेंट वाला वो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं स्क्लेरोसाइट इज द नेक्स्ट सेल। स्क्लेरोसाइट्स का काम होता है सिलिका स्पिक्यूल्स को सीक्रेट करना, ठीक है। सिलिका स्पिक्यूल्स को सीक्रेट करने का काम इसका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर हो गया यहाँ पे सेल्स विद देयर फंक्शंस, और इनकी लोकेशन भी आपको पता चल गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, water flow through the body cavity spongiosine driven by the coinocytes या कोलर cells allows for gas exchange। क्या क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है, फूड को कैप्चर किया जा रहा है और वेस्ट को रिमूव किया जा रहा है। सो विदाउट द नीड ऑफ फॉर द टिश्यू एंड द ऑर्गन, भाई कुछ टिश्यू कोई ऑर्गन की जरूरत नहीं है, उसी वाटर फ्लो के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, फूड को उसमें से निकाला जा रहा है, कैप्चर करा जा रहा है, और वेस्ट को जो स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर फेंक दिया जा रहा है, ठीक है। तो पॉरीफेरम्स जो होते हैं, फाइलम पॉरीफेरा, दे हैव अ सिंपल porous or asymmetrical body structure that is highly adapted for filter feeding,
देयर बॉडीज आर ऑर्गेनाइज अराउंड अ वाटर कैनाल सिस्टम, नॉट टिश्यूज और ऑर्गन्स। इनकी पूरी बॉडी जो रिलाई कर रही है वो वाटर कैनाल सिस्टम पे ही रिलाई कर रही है, क्योंकि उसी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही सारा खाना एक्सचेंज हो रहा है। मतलब आपका खाना कैप्चर किया जा रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है और वेस्ट रिमूवल हो रहा है। So they don't have other specialized tissues and organs for this purpose, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी वॉल कंपोजिशन की। तो बॉडी वॉल कंपोजिशन की बात करें अगर, सॉरी, बॉडी वॉल कंपोजिशन इज मेड अप ऑफ टू सेलुलर लेयर। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, पिनेकोसाइट जो सेल्स मैंने बताए थे वो पिनेकोडर्म आउटर लेयर को बना रहे हैं। दैट इज अ कंपोज्ड ऑफ प्लेट सेल्स कॉल्ड पिनेकोसाइट्स। नेक्स्ट इज द कोएनोडर्म जो कि इनर लेयर को बना रहे हैं, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ कोएनोसाइट सेल्स। दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ कोएनोसाइट सेल्स, कोलर सेल्स विद द फ्लैजिला, ठीक है। नाउ बिटवीन देम इज अ जेली लाइक लेयर दैट इज कॉल्ड मीसोहाइल, जिसके अंदर आपके पूरे सेल्स बिखरे पड़े हैं, जिसमें अमीबोसाइट्स हो गए। अमीबोसाइट्स का काम है डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द फूड। स्पिक्यूल्स जो कि स्केलेटल सपोर्ट के लिए हैं, और स्पॉन्जिन जो कि एक कोलेजन लाइक प्रोटीन है, ठीक है। मेन ओपनिंग्स की बात करें तो दो मेन ओपनिंग्स है बच्चों, ऑस्टिया जो कि टाइनी पोर्स हैं जहां से वाटर एंटर करेगा, ऑस्क्यूलम जो कि लार्ज ओपनिंग है टॉप पे जहां से वाटर एग्जिट करेगा, ठीक है। सिमेट्री की बात करें तो मोस्टली हम बात करें तो एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन कुछ जगह पर हम बोल सकते हैं कि ये रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं, स्पेशली सिंपलर फॉर्म्स एस्केनॉइड्स के अंदर, ठीक है। बट एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, यहाँ पे कई बार क्या होता है बच्चे गलत करके आते हैं, तो हमें वो गलती नहीं करनी है। तो मैम ने एक नोट डाला है यहाँ पे, उसको आप ध्यान से देखो। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट while some sponges may appear to show radial symmetry, they do not possess a true radial symmetry like that seen in organisms such as cnidarians like jellyfish, sea anemones। बाकी जो ट्रू जो रेडियल सिमेट्री शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी तरह ये ट्रू रेडियल सिमेट्री शो नहीं करते हैं। तो दस रेडियल सिमेट्री इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पॉरिफेरा। तो अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑप्शंस आपको दिए होते हैं सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, तो यू विल ऑलवेज गो, मतलब आपको कौन से ऑप्शन को टिक करना है, ऑलवेज गो विद दैट ऑप्शन, एसिमेट्रिकल ऑप्शन। कोई भी बच्चा रेडियल सिमेट्री पे क्लियर वो टिक नहीं करेगा, क्योंकि ये ट्रूली रेडियल सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, ये एसिमेट्रिकल ही है। अगर आपको रेडियल प्लस एसिमेट्रिकल ऑप्शन में गिवन है तो आप टिक कर सकते हो, ठीक है। फिर कोई चॉइस नहीं है वहां पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस को डील करना अ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या पूछा गया है और किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। ओके। द पॉरीफेरा स्पॉन्ज स्पीशीज दैट एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, एग्जाम्पल भी दे दिया है, स्काइफा में होती है रेडियल सिमेट्री, विच इज ऑल्सो नोन एज अ साइकॉन, एंड ल्यूकोसोलेनिया के अंदर देखी गई है रेडियल सिमेट्री। एंड दीज स्पॉन्जेस आर सिजाइल, ये सिजाइल होते हैं, एंड देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। वो सब समझा देगी मैम, रेडियल सिमेट्री और बायलिटरल सिमेट्री बेसिकली होती क्या है। तो रेडियल सिमेट्री में अगर बॉडी पार्ट जो होते हैं वो एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड अरेंज होते हैं, तो अगर आप ऑर्गेनिज्म को सेंट्रल एक्सिस से पास करते हुए किसी भी प्लेन से अगर कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ईच पीसेस विल बी नियरली आइडेंटिकल, ठीक है। लाइक स्लाइसिंग अ केक, जब आप केक कट करते हो सेंट्रल एक्सिस से पास करते हुए तो आपको हर एक पीस आइडेंटिकल मिल जाएगा, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, ठीक है। बट एज आई ऑलरेडी मेंशन कि मैं तो डायग्राम्स के थ्रू ही समझाना प्रेफर करती हूँ, तो वही मैं यहाँ पे भी करूंगी। देखिए, फर्स्ट डायग्राम जो है वो आपको शो कर रहा है कि एसिमेट्रिकल, इसको आप कहीं से भी डिवाइड करोगे आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाओगे। सेकेंड वाला डायग्राम रेडियल सिमेट्री को शो कर रहा है जो कि जेली फिश है। जेली फिश में यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेंट्रल एक्सिस है,
इस सेंट्रल एक्सिस से पास करता हुआ कोई भी प्लेन अगर होगा तो वो इसको दो आइडेंटिकल नियरली इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। तो ऐसी सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। वहीं अगर बायलेटरल सिमेट्री की बात करें तो वहां पे एक सिंगल प्लेन होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन, जो कि लेफ्ट और राइट साइड के अंदर बॉडी को डिवाइड करेगा। बाकी और कोई प्लेन नहीं है। तो इस तरह की सिमेट्री को बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। हमारी सिमेट्री भी बायलेटरल है, हम भी अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ही दो लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड होंगे। ठीक है। So key point is that can be divided into two similar halves by multiple plane passing through the central axis. Sorry. So it can be divided into two similar halves by multiple plane. वो central axis से पास करने वाला कोई भी plane हो तो वो दो equal half में divide कर देगा, radial symmetry. Example है निडेरिया। Example is very important बच्चों। Jellyfish, sea anemone। इकाइनोडर्मेटा में आ गए स्टारफिश। स्टारफिश में एडल्ट स्टेज जो मैंने आपको शो करी है। This is ideal for organisms that stay fixed or float, like sea creatures, allow them to sense environment from the all sides. Now this symmetry is ideal for ऐसे organisms के लिए ideal होती है ये वाली symmetry, जो कि क्या है, sessile है। sessile है यानी कि fixed है और float कर रहे हैं। ठीक है। fixed है या फिर float कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली सी क्रिएचर्स के लिए ये आइडियल होती है, बिकॉज ये सिमेट्री उन्हें हेल्प करती है टू सेंस एनवायरमेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायलेटरल सिमेट्री को भी समझ लेते हैं एक बार थ्योरेटिकली। इन बायलेटरल सिमेट्री द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू ओनली वन प्लेन, द सेगिटल प्लेन हम इसको बोलते हैं, टू गेट टू इक्वल मिरर इमेजेस, हाफ अ लेफ्ट एंड द राइट साइड। So only one plane divides the body into two identical halves. That's a key point here. Example, humans, insects, butterfly, ants, they all are bilateral symmetrical. Worms, earthworm is bilateral symmetrical. Fish, birds and mammals, they are bilaterally symmetrical. ठीक है। Now this bilateral symmetry is ideal for the organism that move actively. ठीक है। That move actively and allow streamlined movement and sensory concentration at the front, that is the civilization, जिनमें हेड का डेवलपमेंट हो जाता है। तो उनके अंदर ये क्या होता है, ज्यादा इम्पॉर्टेंट सिमेट्री होती है, आइडियल होती है उनके लिए। एक कंपैरिजन टेबल है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर हम बात करें रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री में सिमेट्री प्लेन के बेसिस पे डिफरेंस, तो यहाँ पे मेनी प्लेन्स, यहाँ पे ओनली वन प्लेन। बॉडी डिवीजन की बात करें तो सर्कुलर और सिलेंड्रिकल बॉडी में डिवाइड होगा, और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड्स में डिवीजन होगा। लाइफस्टाइल की बात करें तो मोस्टली सजाइल है या फिर स्लो मूविंग है, फ्लॉट कर रहे हैं। ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एग्जाम्पल्स में हाइड्रा, स्टारफिश, जेलीफिश, ह्यूमन, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स आ गए। सिविलाइजेशन ऑब्वियसली इनके अंदर एब्सेंट होगा और इनके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है। क्लियर है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको बाकी ऊपर का सारा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मूव करते हैं आगे की तरफ। स्केलेटल सपोर्ट की बात करते हैं बच्चों। स्केलेटल सपोर्ट जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चंस में। स्पिक्यूल्स हैं। स्पिक्यूल्स यहाँ पे बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट स्पॉन्जेस की क्लास कैल्कीरिया के अंदर ही बने होते हैं। और क्लास हेक्सेक्टिनिलिडा और डेस्मोस्पॉन्जी के अंदर ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये सिलिका के बने होते हैं। ठीक है। स्पॉन्जिन फाइबर्स जो होते हैं वो आपके स्केलेटल सपोर्ट होता है डेस्मोस्पॉन्जी के अंदर। ठीक है। तो ये क्लासेस हैं स्पॉन्जेस की। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्जेस, स्पॉन्ज जो होता है फाइलम पॉरीफेरा जो है, इनके अंदर हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है ड्यू टू सेवरल की बायोलॉजिकल फीचर्स। अब इनमें हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी क्यों होती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आखिरकार क्यों इनमें हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी है। तो चलिए समझते हैं उनको। बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइलम पॉरीफेरा का, हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी होना। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्जेस में क्योंकि ट्रू टिश्यूज और ऑर्गन्स नहीं है, तो इनके जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज है जेलेटिनस मास मैट्रिक्स मीजोहाइल के अंदर, है ना, जो कि इन्हें अलाउ करता है मूव करने में और रीऑर्गेनाइज करने में इजीली। ठीक है।
तो अगर अगर हम स्पॉन्ज का अगर कोई भी पार्ट है, अगर वो कोई भी पार्ट अगर स्पॉन्ज का डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो रिमेनिंग सेल्स जो होते हैं वो वापस में रीएग्रीगेट करते हैं और उस वाले स्ट्रक्चर को वापस से बिल्ड कर देते हैं। तो ये इनके अंदर रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये आसानी से रीजनरेट कर पाते हैं अपने कोई भी डैमेज पार्ट को, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोटिपोटेंट सेल्स। क्योंकि स्पॉन्ज सेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेल्स, स्पेशली आर्क्योसाइड्स हो गए, जिसमें कि अमीबोसाइट इज अ टाइप ऑफ आर्क्योसाइट। तो क्या होते हैं, ये टोटिपोटेंट होता है। टोटिपोटेंट आप सबको पता है, क्लियर है कि ये दूसरे सेल टाइप के अंदर चेंज कर सकते हैं अपने आप को। तो क्योंकि ये सेल्स माइग्रेट कर सकते हैं, ये डिवाइड कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कोहेनोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स और अदर नेसेसरी सेल्स के अंदर ड्यूरिंग रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के टाइम पे अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ये टोटिपोटेंट सेल्स वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये अपने आप को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू बेसिक नीड। क्योंकि सिंपल बॉडी प्लान होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन नहीं है, लेस स्पेशलाइजेशन है, तो ग्रो करना भी, रीग्रो करना बेसिकली इजियर होता है। तो द बॉडी इज बिल्ट अराउंड द वाटर कैनाल सिस्टम एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन सेंट्रलाइज सिस्टम लाइक ब्रेन और हार्ट। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि ऑर्गन लेवल रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सब कुछ सेलुलर लेवल पे है, तो इजीली ये रीग्रो कर जाते हैं। इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन देखें, क्योंकि स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, सिजाइल होते हैं बच्चों, ये मूव नहीं कर पाते और ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा इनको मैकेनिकल डैमेज से ये सफर करते हैं। कोई भी वेव्स आई, कोई भी प्रेडेटर आया, तो ये काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो इस इनके पास में जो हाई रीजनरेटिव एबिलिटी होती है, तो ये इनका एक सर्वाइवल एडेप्टेशन है बच्चों। ठीक है, ये इनका क्या है, सर्वाइवल एडेप्टेशन है। क्योंकि कोई भी चीज अगर ऐसे खड़ी हुई है बेचारी, और काफी ज्यादा आप देखोगे कि अ, अंदर जो भी है, मतलब वाटर में क्या क्या चीजें हो रही हैं, काफी ज्यादा इनको वेव्स आ गई, अगर काफी ज्यादा वाटर वेव्स आ गई तो भी ये डैमेज हो गए, कोई प्रेडेटर आ गया तो ये डैमेज हो गए। तो इनके अंदर ये एक सर्वाइवल एडेप्टेशन है, हाई रिजनरेटिव कैपेसिटी की, कोई भी पार्ट डैमेज हुआ तो इन्होंने वापस से उसको रीग्रो कर लिया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर एस्पेक्ट में मैम ने आपको ये समझा दिया है कि हाँ क्यों होती है इसके अंदर ये, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है कि इफ अ स्पॉन्ज इज पास थ्रू अ फाइन सीव, ठीक है, ब्रेकिंग इट इनटू इंडिविजुअल सेल। अगर हम एक ऐसे सीव के थ्रू स्पॉन्ज को पास करें और वो छोटे छोटे इंडिविजुअल सेल्स के अंदर टूट जाता है, तो ये जो सेल्स होते हैं ये स्पॉन्टेनियसली रीएग्रीगेट करेंगे और एक फंक्शनल स्पॉन्ज को वापस से बना देंगे। तो ये जो फिनोमेना है, ये मोस्ट अदर एनिमल्स के अंदर ये नहीं मिलता, ठीक है। हाई रीजेनरेटिव कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद समरी की बात करें तो स्पॉन्जेस बॉडी स्ट्रक्चर इज सिंपल बट एफिशिएंट, डिजाइन टू मैक्सिमाइज वाटर फ्लो फॉर फिल्टर फीडिंग। इट इंक्लूड पोर्स, कैनाल्स, चैम्बर्स सपोर्टेड बाय फ्लेक्सिबल skeleton ऑफ spicules और स्पॉन्जिन, ठीक है। तो इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Now, in Parazoa, which primarily include sponge phylum Porifera, a filter feeder is an organism that feed by filtering tiny food particle from the water. फिल्टर फीडर उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो वाटर में से फूड पार्टिकल को फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्जेस जो होते हैं वो क्लासिक एग्जाम्पल है फिल्टर फीडर का, ठीक है। तो किस तरह से फिल्टर फीडिंग पैराजोआ में वर्क करती है वो भी समझ लेते हैं। तो हाउ फिल्टर फीडिंग वर्क इन पैराजोआ, सो वाटर फ्लो की बात करें, वाटर एंटर्स द स्पॉन्ज थ्रू द स्मॉल पोर्स ऑस्टिया। फिर कोइनोसाइट्स कोलर सेल्स होते हैं, ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो स्पॉन्जोसील कैविटी को लाइन कर रहे हैं। और इन सेल्स के पास में फ्लैजिला होता है बच्चों, और उसकी बीटिंग की वजह से वाटर करंट जनरेट होता है। और उस वाटर करंट की मदद से क्या होता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर किया जाता है, लाइक बैक्टीरिया हो गए, प्लैंकटन हो गए, विद देयर कॉलर्स ऑफ माइक्रोवेलाई।
नाउ फिर इंजेक्शन हो गया, तो जो भी ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको फेगोसाइटोज्ड किया जाता है, एंगल्फ किया जाता है बाय द कोइनोसाइट्स, और उनको पास कर दिया जाता है अमीबोसाइट्स के पास में, जो कि आर्क्योसाइट टाइप ऑफ आर्क्योसाइट्स है। फिर वो उन्हें डाइजेस्ट करता है और बाकी न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो थ्रू आउट द स्पॉन्ज को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फिर एग्जिटिंग वाटर की बात करें तो फिल्टर्ड वाटर जो होता है फिर वो एक लार्ज ओपनिंग के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है, जिसको ऑस्क्यूलम कहा गया है, ठीक है। Now, the canal system in porifera is related to filter feeding, but not the same thing. ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या है वो लास्ट क्लियर कर लेते हैं बच्चों। Then I think we are done with this. Okay, देखो, here's the difference childrens, ठीक है। फिल्टर फीडिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मेथड ऑफ फिल्टर फीडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म फिल्टर स्मॉल फूड पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया एंड प्लैंक्टन फ्रॉम द वाटर। जो वाटर में से, जो पानी में से अपने खाने को सेपरेट आउट कर रहा है वो फिल्टर फीडर है। और स्पॉन्ज जो पॉरीफेरा है वो इसी तरीके से न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है कॉइनोसाइट कोलर सेल्स की मदद से। कैनाल सिस्टम का मतलब है कि एक इंटरनल वाटर फ्लो सिस्टम चल रहा है स्पॉन्ज के अंदर, जो कि हेल्प कर रहा है वाटर को सर्कुलेट करने में स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर। तो फंक्शन है कि वाटर को अंदर लाना, और जिसमें कि ऑक्सीजन है, जिसमें कि फूड है, और फिर जो वेस्ट और फिल्टर्ड वाटर है उसको एक्सपेल कर देना। तो इट इज अ स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म दैट एनेबल द फिल्टर फीडिंग टू हैपन एफिशिएंटली। मतलब वाटर केनाल सिस्टम है तो फिल्टर फीडिंग हो पा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। वाटर केनाल सिस्टम इज द इंटरनल वाटर फ्लो सिस्टम, while filter feeding is the separation of the food from the water, that is the filter feeding, ठीक है। Now, in simple terms, canal system is a plumbing system of the sponge. Plumbing system is a comparison to help you to understand that the canal system in porifera works like the water pipes in a building. So, moving water through the different parts of the sponge for feeding, respiration, and waste removal. And then we say the canal system in a sponge is like a plumbing system. What we mean exactly from this? Okay. So let's see what we mean from this. Okay. So see bachcho, it brings water in through the small openings that is called ostia. It move water through the internal canals and the chambers and allow the sponge to filter food and absorb oxygen and expel the water through a large opening at the top that is called as osculum. ठीक है, इतना क्लियर है। So how it is related to the, मतलब प्लम्बिंग सिस्टम से किस तरह से हम इसे रिलेट कर सकते हैं वो देखो। भाई जो ऑस्टिया हो गए वो आपके इनलेट पाइप्स हो गए, और इनकरेंट और रेडियल कैनाल जब वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे तो ये इंटरनल वाटर चैनल्स हो गए। और जो कैविटी, लार्ज कैविटी जो डिस्कस करी स्पॉन्जोसील, वो एक सेंट्रल वाटर कैविटी होगी। और जो ऑस्क्यूलम है वो आउटलेट पाइप हो गया। ठीक है, तो हो गया ना बिल्डिंग के पाइपलाइन सिस्टम की तरह। अब हम यहाँ पे हमने पूरा जो उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे बच्चों, जो फिल्टर फीडिंग और वाटर कैनाल सिस्टम में डिफरेंसेस हैं, वो सब हमने क्लियर कर लिया है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स मैंने आपको समझाया, सब चीजों की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये समझ में आया है, तो और अगर आपको इन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी बच्चों। बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, देन ओनली मुझे पता लगेगा कि हाँ आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एक छोटी सी कोशिश की है मैंने आप लोगों को हेल्प करने के लिए, तो आई होप मैं कर पाई हूँ यहाँ पे आप लोगों को हेल्प। तो लास्ट में जो कि मेरे हर लेक्चर में रहेगा कि हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वो शुरू करते हैं एंड देन वी आर डन विद दिस लेक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा को डील करेंगे। तो आई होप टू सी यू ऑल अगेन, ठीक है। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ, क्योंकि जो पढ़ा है पता होना चाहिए कि कितना समझ आया है हमें, ठीक है। तो वो तो क्वेश्चंस करके ही पता चलता है। Which of the following is a freshwater sponge? First question is which of the following is a freshwater sponge? Spongilla. Spongilla जो होता है बच्चों उसका दूसरा नेम है स्पॉन्ज वाटर, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी उसे बोला जाता है, करेक्ट। What type of body organization is found in porifera? ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, सेलुलर लेवल। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज हेल्प्स इन, ठीक है, ये भी किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। केनाल सिस्टम सभी चीजों में हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन में भी, रेस्पिरेशन में भी, रेस्पिरेशन में भी, न्यूट्रिशन में भी। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। कोएनोसाइट्स कोलर सेल्स आर प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन व्हाट, ठीक है, ऑप्शन देखेंगे एक बार। फर्स्ट इज लोकोमोशन, अनदर वन इज फीडिंग एंड वाटर सर्कुलेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन क्या नजर आ रहा है बच्चों? Feeding and water circulation is the primary role of the choanocytes collar cells. Now, which of the following sponge has a glass-like skeleton of silica? See the options. First, पहला ऑप्शन है साइकॉन, सेकंड स्पॉन्जिला, यूप्लैक्टेला एंड यूस्पॉन्जिया। तो ग्लास लाइक स्केलेटन ऑफ सिलिका जो होता है बच्चों, वो प्रेजेंट होता है यूप्लैक्टेला के अंदर। किसके अंदर? यूप्लैक्टेला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the class of Porifera includes only calcareous spicules? किसमें calcareous spicules होंगे? मैम ने बताया है डेस्मोस्पोंजी के अंदर क्या है, कैलकीरिया में किस तरह के हैं, हेक्सेक्टिलिडर में स्केलेटन कैसा है, स्क्लेरोस्पोंजिया में कैसा होगा। भाई नेम से ही क्लियर हो रहा है, क्लास कैलकीरिया के अंदर कैलकीरियस स्पिक्यूल्स होंगे। Which of the following statement is true about the sponge? They have a well developed nervous system. गलत। They possess true tissues. Wrong. They are exclusively marine. ये भी गलत। They show a high regenerative capacity. This is true about sponge, ठीक है, जो कि हमने हर एस्पेक्ट हर लेवल पे समझ लिया कि क्यों जरूरी है और क्यों है उनके अंदर ये, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। द लार्ज ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द स्पॉन्ज इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम। बिना सोचे, सबको क्लियर है, इजी। नेक्स्ट इज द इंटरनल कैविटी ऑफ द स्पॉन्ज इज कॉल्ड, without seeing the option you can tell me, ठीक है। Spongocoel will be the answer. Last question, in which of the following canal system is the most complex? ठीक है, जब कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, बट ठीक है, इतना कोई टफ क्वेश्चन भी नहीं है, हम आंसर दे सकते हैं। ल्यूकॉन टाइप विल बी द आंसर। आप पढ़ेंगे जब कैनाल सिस्टम आपके साथ में, तो आपको ये आंसर फिर आप जिस तरह से आप इन सब पे बाकी पे टिक किया है उसी तरीके से आपको इस पे भी टिक कर दोगे फटाफट एकदम ठीक है। तो ल्यूकॉन टाइप हो गया यहाँ पे सबसे कॉम्प्लेक्स जो कैनाल सिस्टम है, वो ल्यूकॉन टाइप है। इनमें से अगर हम बात करें एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, रेडियल कैनाल, तो ल्यूकॉन इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि ल्यूकॉन में भी बच्चों हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स में कुछ और भी वेरिएशंस आ जाते हैं, तो फिर वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप कैनाल सिस्टम मैम के साथ में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। तो वो लेक्चर थर्ड है हमारा जो कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा रहेगा, वो मैं अभी बता दिया आपको। सेकेंड लेक्चर विल बी द क्लासिफिकेशन, देन थर्ड लेक्चर विल बी रिलेटेड टू द कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। सो दैट्स ऑल, आज का लेक्चर तो यही था बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको अच्छा लगा है, सच में आपको समझ में आया है, तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही एक चीज है जो मुझे मोटिवेशन देने वाली है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करूं, क्योंकि पता लगना चाहिए बच्चों कि आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं पता चलेगा तो मेरे लिए भी रहेगा कि यार शायद किसी को हेल्प नहीं मिल रही है और मैं ऐसे ही ट्राई किए जा रही हूँ, ऐसे ही एफर्ट्स डाल रही हूँ इन चीजों में, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद जो कि हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन इन पॉरीफेरा, ठीक है। तो थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।